सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्मा जीएसजी के वंस अगेन। इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे, फिजिक्स के क्लास को। एसएससी सीजीएल 2025 के लिए हम लोग क्लास जो फिजिक्स का जो सीरीज स्टार्ट किए थे आकाशगंगा बैच के नाम से, ठीक है, जो बिल्कुल फ्री है, आपको एक भी रुपये देने का जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये चलता रहेगा इसी तरीके से, पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। हम पूरा का पूरा फिजिक्स, पूरा का पूरा केमिस्ट्री, हम पूरा का पूरा सब कुछ कवर करेंगे। मेरे से जितना हो पाएगा हम अपना 100 नहीं 200% देने का कोशिश करेंगे। ओके, बस आप लोग तैयार रहिए वीडियो को देखने के लिए, और इससे कुछ सीखने के लिए आपको कंटेंट एकदम अच्छा मिलेगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ओके, चलिए, तो ऑलरेडी हम लोग वीडियो में एक चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। कौन सा चैप्टर पढ़ लिए? हम लोग यूनिट चैप्टर पढ़ चुके हैं वीडियो नंबर 1 में, ठीक है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो आप जरूर जाकर देख लीजिएगा। हम डिस्क्रिप्शन में हम उस वीडियो का लिंक डाल देंगे। ये वीडियो जो होगा ना, वो रेस्ट एंड मोशन से रिलेटेड होगा, यानी कि ये एक नया टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है फिजिक्स से रिलेटेड। ओके, चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है? देखिए, समझिए, बहुत ही आसान चीज़ है, बहुत ज़्यादा एकदम रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम सिंपल सा साइंस है। बस आपको फैक्ट जानना है, समझना है और आपको ध्यान में रखना है, और कुछ नहीं। बहुत ही आसान तरीका है, हम बता रहे हैं। अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आज के बाद से आपको रेस्ट एंड मोशन में कोई भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ये मेरा 100% गारंटी है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाएगा ना, तो आप मेरे को कमेंट में बता देना, है ना। नहीं होगा, कभी नहीं होगा, इट इज़ इम्पॉसिबल। चलिए, तो देखते हैं कैसे ये पॉसिबल हुआ। रेस्ट एंड मोशन हम लोग देखेंगे। रेस्ट क्या है और मोशन क्या है? रेस्ट क्या होता है? अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड पॉइंट। रेस्ट में कोई भी बॉडी कब होगा? जब समय तो बढ़ता गया लेकिन बॉडी अपना पोजीशन को चेंज नहीं किया, यानी कि समय आगे चलता गया लेकिन कोई भी बॉडी अपना पोजीशन को चेंज नहीं किया, तो हम लोग बोलेंगे वो बॉडी क्या चीज़ में है? रेस्ट में। जैसे सपोज कर लीजिए कि एक पेड़ उगा हुआ है, एक आम का पेड़ है, रखा हुआ है, समय बदल रहा है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल 50 साल हो गया, लेकिन वो पेड़ वहीं का वहीं रह गया, तो हम क्या बोलेंगे? वो जो मैंगो ट्री जो था ना, वो क्या चीज़ में था? वो रेस्ट में था। तो रेस्ट में क्या होगा भाई? समय निरंतर बढ़ते चला जाएगा, बट वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट और बॉडी या पर्सन जो भी कुछ भी होगा, वो नहीं अपना पोजीशन चेंज करेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे रेस्ट का सिचुएशन होंगे। ओके, सॉरी, मेरा तो लगता है हर वीडियो में आपको पता चल ही जाता होगा कि हाँ, मेरा गला खराब है, पता नहीं क्या हो गया। चलिए, उसके बाद मोशन है, ठीक है। मोशन में क्या है? अ बॉडी सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पॉइंट। रेस्ट में हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल दे दिया, बस ऐसे ही फन टाइप में। पेड़ है, देख लीजिए, पेड़ जैसा है वैसे ही रहेगा। पेड़ तो इधर उधर मूव नहीं करेगा कि आज हम अपने मतलब बागीचे में आम का पेड़ लगाएं और कल होके वो दूसरे के बागीचे में चला जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक इंसान बैठा हुआ है, ठीक है ना, कहीं पर बैठा हुआ तो बैठा हुआ रहेगा जब तक कि वो उठ के कहीं से ना जाए, खुद से ना जाए। ऐसा नहीं कि बैठा बैठा अपने आप चला जाएगा, वैसा नहीं हो सकता। तो वही कौन सा पोजीशन हो गया? दैट इज द पोजीशन ऑफ रेस्ट। ओके, अच्छा, बात करते हैं मोशन का। अ बॉडी सेट टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पॉइंट, है ना, किसी फिक्स्ड पॉइंट के रेस्पेक्ट में। फिक्स्ड पॉइंट, हम रेफरेंस पॉइंट हम लोग समझेंगे क्या होता है, बहुत ही अच्छा चीज़ है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है वो। तो अब मोशन क्या होता है कि समय भी बदला और कोई भी बॉडी, कोई भी इंसान, कोई भी चीज़, है ना, पोजीशन को भी चेंज किया, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो बॉडी मोशन में है। जैसे साइकिल चल रहा है, समय भी पार हो रहा है, हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जा रहे हैं, ठीक है ना। शाम 6 बजे हम लोग प्लेन पर बैठे, 8 बजे हम लोग पहुंच गए मुंबई, तो 6 से 8 का टाइम बीता और हम लोग एक जगह से दूसरी जगह, कोलकाता से मुंबई पहुंच गए। तो समय भी चेंज हुआ और हमारा पोजीशन भी चेंज हुआ। दैट मीन्स कि वो जो हो गया ना, वो मोशन कहलाएगा, ठीक है। अब जहां तक मोशन का बात करते हैं, तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि फिजिक्स का ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी के मोशन के बारे में डिस्कस करते हैं और पढ़ते हैं, उसका रेस्पॉन्सेस के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम लोग कौन सा ब्रांच बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिक्स। ध्यान में रखिएगा, मैकेनिक्स बहुत ही अच्छा ये मतलब जोन है फिजिक्स का, एक तरीके से बहुत अच्छा ब्रांच है, ठीक है। तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद which deals with the motion of object and their responses is called mechanics। क्लियर हो गया?
अब बात करते हैं रेफरेंस पॉइंट का। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है ना। प्लेस फ्रॉम विच अ लोकेशन इज ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड इज कॉल्ड द रेफरेंस पॉइंट ऑफ द ओरिजिन। मतलब प्लेस फ्रॉम विच अ लोकेशन इज ऑब्जर्व, यानी कि कोई भी बॉडी कहीं पर रखा हुआ है और जिस जगह से उस बॉडी को, उस ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है, ठीक है ना, या मेजर किया जा रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो जो पॉइंट है ना वो क्या कहलाएगा? रेफरेंस पॉइंट कहलाएगा। और इसी को हम लोग फिक्स पॉइंट भी यहाँ पर बोले थे। तो रेफरेंस पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखिएगा। यही रेफरेंस पॉइंट की वजह से ना मोशन और रेस्ट, यानी कि रेस्ट और मोशन ना एक दूसरे से रिलेटिव हो जाता है, मतलब एक दूसरे के साथ रहता है, ये कभी अलग नहीं होता है। ये हम देखेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में, हम लोग देखेंगे कि कैसे ये एक दूसरे से रिलेटिव टर्म्स में रिलेट करता है। तो ध्यान में रहेगा, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? प्लेस फ्रॉम विच अ लोकेशन इज ऑब्जर्व्ड एंड मेजर इज कॉल्ड द रेफरेंस पॉइंट ऑफ द और द ओरिजिन। रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे या तो ओरिजिन बोलेंगे या तो फिक्स पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। मोशन में जैसे यहाँ गाड़ी चल रहा है, बस मूवमेंट कर रहा है, यहाँ पर एक तो गाड़ी हम लगा दिए ताकि आपको समझ में आ जाए, थोड़ा सा विजुअलाइज करिए। चलिए अब बात करते हैं रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। पहले हम समझ लेते हैं कि एक्चुअली ये क्या है, तब हम उसका कॉन्सेप्ट भी बता देंगे। एन ऑब्जेक्ट कैन बी इन मोशन इन रिलेशन टू वन ऑब्जेक्ट वाइल इट कैन बी रेस्ट इन रिलेशन टू अनदर ऑब्जेक्ट। सिंपल सा थ्योरी है, समझिए। जैसे मान लीजिए ये गाड़ी है, ठीक है ना, ये गाड़ी मूव कर रहा है, ठीक है, ये गाड़ी मूव कर रहा है और इसके अंदर दो जन बैठा हो। मान लीजिए एक ये जन ये है, एक जन यहाँ पर है। हम फोटो बना देते हैं ताकि आपको कोई भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। मान लेते हैं एक आदमी यहाँ है, मान लेते हैं दूसरा आदमी यहाँ है, ठीक है, ये दो आदमी है, ठीक है। अब गाड़ी चल रहा है, तो गाड़ी चल रहा है, तो गाड़ी चल रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो जाएगा? रेस्ट में रहेगा, है ना। इसको थोड़े लगेगा कि ये गाड़ी से निकल के भाग गया, गाड़ी चल रहा है तो गाड़ी आगे बढ़ गया और ये गाड़ी ये यहीं पर रह गया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो गया? रेस्ट में हो गया। इसके बगल में ऐसा ही हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, ट्रेन में हम लोग बैठे हुए होते हैं, तो हमारे बगल वाले सीट पर जो बैठा होता है वो भी तो रेस्ट में होता है, वो भी सो रहा होता है, वो भी रेस्ट में, वो भी बैठा हुआ होता है, ठीक है। बट यहां पर आ जाता है लेकिन, किंतु, परंतु, ठीक है। क्या आ जाता है कि अगर ये बंदा गाड़ी से बाहर देखता है कहीं फील्ड में कोई फार्मर अपना काम कर रहा है, किसान, तो इस फार्मर को क्या लगेगा? ये भी मूव कर रहा है और ये भी मूव कर रहा है, बट इसको क्या लग रहा था कि ये तो रेस्ट में बैठा हुआ है। हो गया ना चेंज, थोड़ा सा हो गया ना, रेस्ट और मोशन वाला हिसाब आ गया ना, रिलेटिव हो गया। इसको क्या लगेगा? ये पूरा का पूरा गाड़ी मूव कर रहा है, ठीक है। इसको क्या लगेगा भाई कि ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, बट एक्चुअली ये तो काम कर रहा है अपना नॉर्मल खड़ा होकर वहां पर। उसी तरीके से पेड़ के साथ भी हो जाता है ना, पेड़ के साथ भी हो जाता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई भी तरह का हम छोटा सा पेड़ ऐसे ऐसे बना देते हैं, ठीक है। अब ये क्या होगा कि इस दोनों को लगेगा कि ये पेड़ भी मोशन में है, ये इधर जा रहा है, पेड़ इधर जा रहा है, ये गाड़ी इधर जा रहा है, लेकिन क्या पेड़ मूव कर रहा है? नहीं, पेड़ मूव नहीं कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन पेड़ से अगर यहाँ पर कोई आदमी खड़ा होगा और इसको देखेगा तो क्या लगेगा? ये दोनों मूव कर रहा है, बशर्ते ये दोनों मूव करेगा, लेकिन क्या इसके लिए ये मूव कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो जाता है? रिलेटिव हो जाता है। कहीं रेस्ट, कहीं मोशन, कहीं रेस्ट, कहीं मोशन। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर देखते हैं तो वो लगता है रेस्ट में है, दूसरे पॉइंट से अगर आते हैं देखते हैं तो लगता है मोशन में। दैट्स वाई यहां पर कहा गया है एन ऑब्जेक्ट कैन बी इन मोशन इन रिलेशन टू वन ऑब्जेक्ट वाइल इट कैन बी रेस्ट इन रिलेशन टू अनदर ऑब्जेक्ट एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम। दैट्स वाई वी कैन से दैट रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। ये कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इससे क्वेश्चंस बताने आ सकता है, एमसीक्यू में रिलेटेड पूछा जा सकता है, हो सकता है कुछ एग्जांपल दे दे, कुछ फिगर दे दे, ऐसा कुछ पूछा जा सकता है, बट ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए हम आपको ये बता दिए। तो रेस्ट एंड मोशन आर ऑलवेज रिलेटिव टर्म्स। क्लियर है? समझ में आ गया होगा, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया, अगर आपको कहीं भी लगा कि मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आया, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसके लिए प्रॉपरली जो भी हो सकेगा ना, छोटा मोटा वीडियो चाहे हम कमेंट में आपको समझा देंगे, ऐसा नहीं है। और जहाँ तक हमको लगता है कि हम इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिए, फिर भी आपको अगर लग रहा है तो आप मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन क्या होता है? देखिए बहुत सारा टाइप्स ऑफ मोशन है, बट यहाँ पर हम मेंशन कर दिए कुछ इंपॉर्टेंट। रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है समझिए। रेक्टिलिनियर मोशन करने का मतलब हो गया कि कोई कार जो है ना वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है ना, वो स्ट्रेट लाइन में क्या हो रहा है? मूव कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? वो रेक्टिलिनियर मोशन में। अब कितना स्पीड है, कितना वेलोसिटी है, वो बात की बात है, बट अगर कोई भी चीज़ सीधा लाइन में है ना मूव कर रहा है तो हम बोलेंगे कि वो रेक्टिलिनियर मोशन हो गया।
कर्विलीनियर मोशन, कर्विलीनियर मोशन में हो गया जैसे हम लोग स्कूल वगैरह में आप लोग भी खेलते ही होंगे, क्रिकेट वगैरह तो खेलते ही होंगे। जब मान लीजिए कोई खिलाड़ी बॉल को मारा तो बॉल क्या होता है, ए मतलब ऐसे जाकर गिरता है, ऐसा थोड़ी कि ऐसे चलते जाता है इन्फिनिटी तक, नहीं। बॉल क्या है, मान लीजिए यहाँ से हिट किया तो स्टेडियम में जाकर गिरा और ये हो गया सिक्सर, ठीक है, ये हो गया। तो ये क्या हो गया, ये कर्विलीनियर, ये कर्व बन गया। तो कर्विलीनियर मोशन को हम लोग कर्व वाला मोशन बोलते हैं, ठीक है। रोटेटरी मोशन, रोटेशन वाला मोशन, रोटेशन वाला मोशन इसको मिटा देते हैं, या वर्मा जीएसजी के हम लिख दिए एक्चुअली, हाँ आपको डिस्टर्ब करेगा ये। हाँ, रोटेटरी मोशन क्या होता है, रोटेशन वाला मोशन। जैसे मान लीजिए फैन मूव कर रहा है, ठीक है ना, फैन मूव कर रहा है, प्लैनेट्स मूव कर रहा है, ये सब क्या हो गया, रोटेटरी मोशन हो गया, रोटेशन हो रहा है ना। प्लैनेट्स अपने एक्सिस पर मूव कर रहा है कि नहीं, अपने एक्सिस पर मूव कर रहा है एक जैसा, तो वो रोटेटरी मोशन हो गया, रोटेशन वाला मोशन हो गया, ठीक है ना, गोल 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 चक्कर लगा रहा है। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन हो गया आपके घर में चाहे पहले जो विंटेज घड़ी आता था ना, पेंडुलम वाला हम लोग मेला वेला में भी खरीदते थे, है ना, ऐसा वाला, है ना, हिप्नोटाइज करने के लिए आता था। तो ये सब चीज़ क्या हो गया, ऑसिलेटरी मोशन में आ गया, ऑसिलेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन क्या हो गया, वाइब्रेटरी मोशन में जैसे आप गिटार वगैरह देख लीजिए, ठीक है ना, गिटार वगैरह हमको आता नहीं बनाने, उसमें 3 ठो तार रहता है, उसको बजाते हैं तो उसमें वाइब्रेशन होता है। तो वाइब्रेटरी मोशन वाइब्रेशन वाला हिसाब होगा। ट्रिमर हो गया, वो क्या करते हैं, जब ट्रिमर हम लोग शेविंग में बिंग करते हैं, चाहे ट्रिम करते हैं बियर्ड को, तो उसमें क्या होता है, वाइब्रेशन फील होता है। मसाजर होता है, वो वाइब्रेशन फील होता है, ठीक है। तो वाइब्रेटरी मोशन हो गया टू एंड फ्रो फॉर्म में। मल्टीपल मोशन क्या होता है, मल्टीपल मोशन हो गया वो मोशन जिसमें बहुत तरह का मोशन हम लोगों को दिखता है, विजुअलाइज होता है। जैसे सपोज कीजिए एक कार है, ठीक है, हम कार की जगह हमेशा ट्राम बना देते हैं। एक कार है, ठीक है, अब ये इसका चक्का भी घूम रहा है, तो ये रोटेशन वाला मोशन हो गया, कोई चक्का तो गोल 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 घूम रहा है, और ये कार सीधा आगे चलता जा रहा है, तो इसमें रेक्टिलिनियर मोशन भी हो गया। तो हो गया ना, रेक्टिलिनियर मोशन भी हो गया, और उसमें एक रोटेटरी मोशन भी हो गया, चक्का वाला घूमने वाला हिसाब हो गया। तो ये सब क्या हो गया, मल्टीपल मोशन हमें आ जाएगा। क्लियर है। तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए भाई, तो रेक्टिलिनियर मोशन होता है, कर्विलिनियर मोशन होता है, रोटेटरी मोशन होता है, ऑसिलेटरी मोशन होता है, वाइब्रेटरी मोशन होता है, मल्टीपल मोशन होता है। तो बहुत सारा एग्जांपल्स भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन क्वेश्चंस को देखेंगे, ध्यान से समझेंगे और देखेंगे, इमेजिन करेंगे कि ये किस चीज़ में आ सकता है। इसलिए हम इंपॉर्टेंट वाला चार्ट कर बता दिए, जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है लोगों को, ठीक है ना, इसलिए हम ये बता दिए। और बाकी जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन, ये सब चीज़ तो आगे हम लोग डिस्कस कर ही लेंगे। क्लियर हो गया। आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा चीज़ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में आते हैं, बात करते हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ का। याद कीजिए यूनिट्स में हम लोग पढ़े थे क्वांटिटी, और उसमें हम लोग बोले भी थे कि अभी हम लोग सिर्फ यूनिट्स पढ़ रहे हैं, यूनिट्स को फोकस में रख रहे हैं, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारा चीज़ पढ़ना है। तो वही चीज़ यहाँ पर एक चीज़ आ गया है। क्या आ गया, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है स्केलर क्वांटिटी और क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी, उसको हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, देखिए स्केलर क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो गया। मैग्नीट्यूड बोले तो कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू, साइज का कुछ वैल्यू, जैसे बॉल कितना बड़ा है ना, मास कितना मास है, ये सब चीज़ क्या हो गया, मैग्नीट्यूड्स हो गया। तो अगर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो गया, कोई भी प्रॉपर डायरेक्शन हम लोग को पता नहीं चल रहा है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे भाई, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। बट यही मैग्नीट्यूड के साथ अगर डायरेक्शन लग गया, ठीक है ना, यही मैग्नीट्यूड के साथ अगर डायरेक्शन लग गया, तो समझ लीजिए वो क्या हो गया, वो हो गया हमारा वेक्टर क्वांटिटी। वो क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी, जिससे मैग्नीट्यूड भी मिला और प्रॉपर डायरेक्शन भी दिखा, पता चल रहा है कि हाँ भाई डायरेक्शन भी इसमें होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का डिफाइन तो समझ गए कि इतना सारा चीज़ होता है, बहुत सारा है, बट हम लोग को और जैसे होता है ना कि एक चीज़ है कि स्केलर क्वांटिटी जो होता है ना, जैसे यहाँ पर लिखे हुए हैं, रिजल्टेंट ऑफ टू स्केलर विल ऑलवेज बी ए स्केलर क्वांटिटी। अगर किसी दो स्केलर क्वांटिटी का रिजल्टेंट हम लोग निकालते हैं, वो दोनों के बीच का कुछ रिलेशन निकाल के कुछ नया निकालते हैं, तो हमेशा हम लोगों को क्या मिलेगा, स्केलर क्वांटिटी ही मिलेगा। बट अगर हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर कैन बी आइदर स्केलर और वेक्टर हो सकता है। अगर दो वेक्टर को निकालते हैं, मतलब उसका रिजल्टेंट निकालते हैं, दो वेक्टर क्वांटिटी को यूज़ करके कुछ रिजल्ट निकालते हैं, तो हो सकता है कि वो स्केलर हो सकता है वो वेक्टर भी हो, ठीक है। ये ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपसे एमसीक्यू में घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। ओके, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर स्केलर क्वांटिटी का बात करते हैं, तो एक स्केलर क्वांटिटी में क्या आएगा, मास। अब मास किसी भी चीज़ का क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए 10 kg, 15 kg, 25 kg, ये थोड़ी है 10 kg नॉर्थ, 10 kg ईस्ट, 10 kg वेस्ट, ऐसा तो नहीं हो सकता है, ठीक है। लेंथ क्या है, सिर्फ और सिर्फ मेजरमेंट है। टाइम क्या है, सिर्फ मेजरमेंट है। वॉल्यूम क्या है, मेजरमेंट है भाई, उसमें कोई डायरेक्शन का मतलब नहीं बनता है।
डेंसिटी क्या है, सब स्केलर है, डिस्टेंस है, एरिया है, स्पीड है, टेम्परेचर है, एनर्जी है, पावर है, ये सब क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया। ध्यान में रखिएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, देयर इज नो डायरेक्शन इन द स्केलर क्वांटिटी। बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी का, ये एग्जांपल्स का। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है ना, आगे डिस्कस करेंगे क्यों वेक्टर क्वांटिटी भी होता है। डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, टॉर्क हो गया, वेट हो गया, है ना। वेट है, जैसे मान लीजिए वेट इज अ काइंड ऑफ फोर्स, वो हमेशा क्या होता है, धरती अपने तरफ खींचता है। तो धरती अपने तरफ खींच रहा है, ये एक डायरेक्शन को डिफाइन कर रहा है, या कोई भी चीज़ उसको अपने तरफ खींच रहा है, डायरेक्शन दे रहा है कि इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। दैट्स वाई हम लोग बोल सकते हैं क्या हो गया, वेट मेरा वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड तो होगा ही, मैग्नीट्यूड तो स्केलर और वेक्टर दोनों में होता है, बट क्या डायरेक्शन स्केलर में होता है? नहीं होता। तो डायरेक्शन किस में होता है भाई? तो वेक्टर क्वांटिटी में होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, वही वेक्टर क्वांटिटी होगा। मोमेंटम हो गया, इम्पल्स हो गया, प्रेशर हो गया, ग्रेविटी हो गया, ड्रैग हो गया। ड्रैग क्या होता है? पानी में कोई भी चीज़ को मारते हैं, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए पानी में बुलेट को मारते हैं, तो एक टाइम पर जाकर वो क्या हो जाता है ना, वो रुक जाता है, उसका स्पीड बहुत कम होता है, तो पानी को चीरता हो जाता है, तो पानी उसमें एक ड्रैग बनाता है। पानी अपने तरफ से फोर्स लगाता है और बुलेट अपने तरफ से फोर्स लगाता है, और पानी का भी अपना कुछ फोर्स होता है बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर, जिसके वजह से हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ड्रैग बोलते हैं। ये सब बहुत ज़्यादा हाई लेवल में हम लोग को पढ़ना होता है, जैसे 12th में पढ़ लेना होता है, चाहे फिर ये सब IT वगैरह का जो, चाहे इंजीनियरिंग वगैरह का जो प्रिपरेशन, एंट्रेंस एग्जाम का जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, वो इंजीनियरिंग के लिए, तो उसके लिए हो जाता है। तो उतना ज़्यादा हम लोग को डिटेल में नहीं जाना है ना, हम लोग को वो सब चीज़ नहीं समझना, ड्रैग पूरा बर्नौलीज थ्योरम ये क्या होता है, वो क्या होता है, वो नहीं, हम लोग को सीधा सीधा फैक्ट जानना है, जितना हमारा एग्जाम में SSC में आ रहा है भाई, सिंपल सा बात है। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स कैन बी आइदर स्केलर और अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर दो वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट हम लोग निकालने का कोशिश करेंगे तो या तो हमको स्केलर मिलेगा या तो हमको वेक्टर मिलेगा, बट अगर दो स्केलर क्वांटिटी का निकालने का कोशिश करेंगे तो हमको सिर्फ और सिर्फ स्केलर ही मिलेगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, इससे न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आता है। डिस्टेंस क्या होता है? द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय ए मूविंग बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। मतलब कोई भी मूविंग बॉडी कितना मतलब पाथ कवर किया है, कितना रास्ता कवर किया है, वही उसका डिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग ले लिए हैं, उस एग्जाम्पल को समझाने के लिए लिए हैं ताकि आपको हम समझा पाएँ। चलिए, तो सपोज कीजिए इससे हो जाएगा, किससे हो जाएगा, वाइट से हो जाएगा। सपोज कीजिए कोई बॉडी यहाँ पर है, ठीक है, कोई बॉडी यहाँ पर है, इस जगह पर। अब इस जगह से ये चलकर यहाँ आया, ठीक है, और फिर यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ पहुँच गया। अब इसका डिस्टेंस कितना होगा? सपोज कर लीजिए ये 4 मीटर है और ये 5 मीटर है, तो इसका डिस्टेंस कितना हो गया? तो ये वाला 4 मीटर भी कवर किया, ये वाला 5 मीटर भी कवर किया, तो 4 मीटर इधर और 5 मीटर इधर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया भाई? तो 9 मीटर हो गया। ठीक है, अब सपोज कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक गया। हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, हम डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहे, तो आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट को हम अलग से बताएंगे। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए, है ना, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। अब इसमें देख लीजिए, मान लीजिए कोई आदमी यहाँ पर है और यहाँ से ऐसे 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 ट्रैवल करके यहाँ पर आया, यहाँ पर पहुँच गया, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? तो आपको ध्यान में रखना होगा फॉर्मूला, थोड़ा सर्कल का फॉर्मूला लगा, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ है, सेमी सर्कुलर है, और ये चल रहा है ऐसे, सर्कमफेरेंस का हाफ। तो सर्कमफेरेंस कितना होता है भाई? तो 2 पाई r होता है। अब इसका हाफ कितना होगा भाई? तो 2 पाई r और बाई 2 और 2 कैंसिल हो जाता है, तो पाई और r बच जाता है। यानी कि इसमें जो यहाँ से यहाँ आने में जो डिस्टेंस, जो पाथ कवर हुआ है, वो कितना हुआ है? पाई r के बराबर। जहाँ r क्या होता है? हमारा रेडियस होता है। तो ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है ये सब चीज़, कि आपको अब मैथ्स वगैरह बनाते हो, SSC का तैयारी किए हो, मैथ्स बना रहे हो, तो मैथ्स में तो ये सब चीज़ तो नॉर्मल सा चीज़ है, और SSC में ये सब बहुत टुच्चू सा चीज़ क्वेश्चन है, टुच्चू। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सर्कुलर पाथ है ना, ये सर्कुलर पाथ है। अब कोई आदमी यहाँ से चलना स्टार्ट किया है और इधर से ऐसे ऐसे ट्रैवल करके यहाँ पर पहुँच गया। ठीक है, जैसे भी आ रहा है, सर्कल हम गोल नहीं कर पाते क्योंकि हाथ चिपकता है स्क्रीन में, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे करके यहाँ पहुँच गया। तो ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, सोच के देखिए। तो ये कितना है भाई? तो पूरा का पूरा सर्कमफेरेंस कितना बराबर हो गया? तो सर्कमफेरेंस हमारा कितना होता है? तो सर्कमफेरेंस होता है हमारा 2 पाई r। तो इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, डिस्टेंस कवर किया होगा किसी सर्कुलर पाथ में। सर्कुलर का बात कर रहे हैं, ठीक है।
ये है स्क्वायर। अब मान लीजिए स्क्वायर में है ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। कोई आदमी यहाँ से चला, यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ पहुँच गया, तो टोटल कितना डिस्टेंस तय किया? तो 4 ये हो गया, 4 ये हो गया, 4 ये हो गया, 4 ये हो गया। तो ऐसे भी हम लोग को पता है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है, 4 इंटू साइड, दैट इज 4 इंटू 4। तो 4 इंटू 4 यानी कि 16। अब मीटर है तो मीटर स्क्वायर लगाएंगे, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे। क्लियर हो गया? तो डिस्टेंस कहने का मतलब क्या हो गया? एक्चुअल वो कितना लेंथ कवर किया है, कितना पाथ ट्रैवल किया है, वही उसका डिस्टेंस हो जाता है। अब इससे रिलेटेड बहुत सारा चीज़ है भाई। डिस्टेंस क्या होता है? जैसा कि हम लोग जान चुके हैं, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शंस का कोई अता पता नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा, कभी वो निगेटिव नहीं हो सकता। आप एक जगह पर खड़े रहोगे तो आप क्या होगा? आप तो रेस्ट में आ गए, अब थोड़ा सा भी बढ़ोगे कुछ तो मेजर करोगे, कुछ तो होगा, है ना। अगर फ्रिक्शन को तो एकदम खत्म कर देते हो तो जीरो तो खैर होता ही नहीं है। डिस्टेंस नेवर, देख लो यहाँ पर लिखा हुआ, नेवर भी जीरो और निगेटिव, कभी भी जीरो और निगेटिव नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ होगा। माइन्यूट से माइन्यूट लेवल पर जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस निकलेगा ही निकलेगा, कभी भी जीरो और कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, डिपेंड अपॉन पाथ फॉलो। डिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? डिस्टेंस डिपेंड करता है कि वो कितना पाथ फॉलो किया है ना। ए से बी तक गया है तो ए से बी तक कितना पाथ था, कितना लेंथ था, वो लेंथ कितना कवर किया, दैट इज द डिस्टेंस कवर्ड। तो वो हो गया डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड। ऑलवेज ग्रेटर इक्वल देन डिस्प्लेसमेंट, हमेशा ये डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। किसी भी सिचुएशन में डिस्टेंस जो होगा ना, वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा ही होगा, हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। ध्यान में रखिएगा क्यों होगा, ये डिस्प्लेसमेंट वाले सेक्शन में आपको क्लियर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको डिस्टेंस पूरा का पूरा क्लियर हो गया। चलिए डिस्प्लेसमेंट में आते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटा शॉर्टकट जो होता है ना, वो डिस्प्लेसमेंट होता है। क्लियरली इतना समझिए, बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस लगाने का जरूरत नहीं है हम लोगों को। समझिए क्या होता है ना। मान लीजिए कोई आदमी यहाँ है, ठीक है ना, और ये मान लीजिए कोई राहुल नाम का बंदा है, और यहाँ पर कोई मतलब कोई नाम ले लीजिए, श्रुति नाम की कोई लड़की है, ठीक है। अब इसको इससे मिलने के लिए जाना है, तो ये क्या कर सकते हैं? इसके पास दो रास्ता है, या तो एक ऐसे जाएगा और फिर ऐसे आएगा, तो श्रुति से मिल लेगा, गपशप कर लेगा, घर वापस आएगा। और या तो अगर ज़्यादा गप करना है, इसमें टाइम लगेगा, तो ये क्या करेगा? भाई चलो जल्दी शॉर्टकट जाएंगे, ज़्यादा गप कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छा लगेगा। यही तो होता है आजकल, है ना। तो ये क्या हो गया? जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कवर किया ना, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल और फाइनल, बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल था और ये वाला फाइनल था। तो इनिशियल और फाइनल के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करेगा वही होगा डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया एकदम? ठीक है, क्लियर हो गया? कमेंट सेक्शन में यस जरूर कर दीजिएगा हमको। ओके, तो ये हो गया शॉर्टेज डिस्टेंस। अगर अब हम कैलकुलेशंस करते हैं, चलिए इसको हम मिटाते हैं, थोड़ा इसको हम थोड़ा मिटाते हैं, देखते हैं कितना मिटा पाते हैं बैक करके। हाँ चलो, काफ़ी मिट गया, क्योंकि अगर मिटाएंगे ना सारा मिट जाएगा। हाँ, तो अगर सपोज कर लेते हैं ये है मेरा 4 मीटर, ठीक है, ये है मेरा 3 मीटर, ठीक है। तो हमको ये बताइए इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अगर हम बोल दिए कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो ये जो होगा डायगोनल जो होगा, तो कितना हो जाएगा? डायगोनल का वैल्यू निकालना इज़ वेरी इजी फॉर हम लोग के लिए, 4 मीटर है, ये 3 मीटर है, तो जब हाइपोटेनस फाइंड करना होता है तो 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, इसका ओवर रूट बोले तो 25, 25 बोले तो रूट अंडर 25 बोले तो 5, ये 5 हो गया। मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 5 हो गया। तो ध्यान में रखना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये सब में फाइंड कर सकते हैं। देखिए अगर मान लीजिए कोई आदमी यहाँ चला, यहाँ से चल के और यहाँ आया है, ठीक है ना, तो ये रूट से आया है और कोई ये रूट से चला गया, तो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया? ये वाला हो गया। तो इसका कितना हो जाएगा भाई? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर मान लीजिए यहाँ पर r है, यहाँ पर r है, तो ये r और r कितना हो गया? 2r इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाफ सर्कल, यानी कि सेमी सर्कल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? उसका डायमीटर, 2r इज डायमीटर। अगर बात करते हैं यहाँ पर, इसमें अलग सिचुएशन, अलग केस बना लेते हैं हम लोग एक। देखिए यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। हाँ, मान लीजिए कोई आदमी यहाँ से चला और यहाँ से चल के और यहाँ पर आ गया,
सपोज कर लीजिए यहाँ पर आ गया। अब हमको बताना है कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया। तो आदमी चला यहाँ से है और यहाँ से चल के यहाँ पर पहुँचा है। अगर मान लीजिए ये ऐसा कुछ बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आ गया है, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा, है ना, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर ये इनिशियल है, ये फाइनल है, तो ऐसे जो घूम के जाएंगे, है ना, देखिए ऐसे जो घूम के आएंगे वो हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, है ना। तो ये वाला जो निकालना होगा डिस्टेंस, कैसे निकाल लेंगे भाई? तो हम लोग को डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। अगर हम लोग कर्वी लीनियर में देखते हैं तो सीधा 2πr/4 कर देंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेंट वाला सिचुएशन है, तो 2πr/4 कर देंगे, मेरा आसानी से निकल जाएगा। लेकिन अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन में अगर फाइंड कर रहे हैं, अगर कर्वी लीनियर में चल रहे हैं, मतलब रोटेशन सर्कुलर मोशन में अगर चल रहे हैं, तब तो ये निकल जाएगा। लेकिन अगर इसमें चल रहे हैं तो ये वाला हमको निकालना पड़ेगा, दैट इज द सेगमेंट। और सेगमेंट का फॉर्मूला हम लोग सर्कल में पढ़ते हैं, है ना। ये पूरा का पूरा सेक्टर हो गया, सेक्टर में से हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल वाले को घटा देंगे, तो ये मेरा सेगमेंट निकलेगा। सेगमेंट का ये वाला लेंथ भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो सीधा निकालिए ना भाई, ये भी तो निकल सकता है ना यार, 90 है, ये वाला वैल्यू फाइंड कर लीजिए, रेडियस देंगे ही, ये वाला आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए। उतना क्यों लगाने का मतलब है, ज़्यादा जानकारी हो जाने के बाद ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, इसलिए जितना ज़रूरत है उतना ही जानना है हम लोगों को। ओके, चलिए उसी तरीके से यहाँ पर भी है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान लीजिए अगर कोई बंदा यहाँ से चला है और यहाँ आना है, तो इसको डायगोनली अगर क्रॉस करेगा तो ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, है ना। चलिए भाई, तो ये हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मेरा वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिलता है कि हाँ भाई कोई बॉडी आगे जा रहा है तो उधर ही होगा। जैसे सपोज कर लीजिए यहाँ से कोई बॉडी चला, यहाँ पर आया, ठीक है ना, तो बॉडी जब इधर चला तो हमारा डिस्प्लेसमेंट भी तो यही होगा ना। अब वापस तो आ नहीं रहा है कि वापस आएगा, यहाँ बीच में आ जाएगा, टक जाएगा, यहाँ से चला यहाँ पहुँच गया, तो यही इसका डिस्टेंस भी हो गया, यही इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर वापस आ जाता इस जगह पर तो भले बोल देता डिस्प्लेसमेंट 0 भाई, जहाँ से गया था वहीं वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, है ना। ये सब सिचुएशन तो ध्यान में रखना होगा। तो ये वेक्टर क्वांटिटी तो होगा ही, मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ध्यान में रखना है। पॉजिटिव क्यों? पॉजिटिव तो पता ही है भाई कि अगर ऐसा सिचुएशन है, सपोज कर लीजिए यहाँ पर कोई है, कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर है कोई बॉडी और ये यहाँ से यहाँ पर आया, ठीक है ना, और फिर यहाँ पर रह गया, तो अगर मान लीजिए ये 5 मीटर का है, तो ये हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस भी 5 मीटर, डिस्प्लेसमेंट भी 5 मीटर, तो पॉजिटिव तो हो ही गया। नेगेटिव कैसे हो सकता है? कोई बॉडी यहाँ से यहाँ गया 5 मीटर और इधर जब आया तो यहाँ नहीं रुका, थोड़ा सा इधर रुक गया, तो इनिशियली यहाँ था और फाइनल यहाँ पर हो गया। मान लीजिए यहाँ से यहाँ 7 मीटर है, तो 5 - 7 हो गया, यानी कि -2 मीटर हो गया, ठीक है ना, पूरा का पूरा यहाँ पर था। अगर जीरो भी हो सकता है। जीरो कैसे होगा भाई? कोई बॉडी यहाँ से चला था, यहाँ पर देखिए, यहाँ से कोई बॉडी चला और यहाँ गया और फिर यहीं से वापस आ गया, फिर यहीं पर रुक गया, तो इसका मतलब जहाँ से चला वहीं पर आ गया, तो इसका मतलब उसका कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं हुआ, तो वो क्या हो गया, जीरो हो गया। तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। क्लियर है? डजंट डिपेंड अपॉन पाथ फॉलोड। ये पाथ फॉलोड पर डिपेंड नहीं करता है। भले तुम कैसे जाओ, हमको जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलेगा हम वैसे ही आएंगे। भले तुम कैसे जाओ, हमको जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलेगा वैसे ही आएंगे। भले तुम ऐसे घूम के आओ, हमको जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलेगा हम वैसे ही आएंगे। तो वही होता है। लेस देन और इक्वल टू द डिस्टेंस। ये डिस्टेंस से छोटा हो सकता है और डिस्टेंस के बराबर भी हो सकता है। डिस्टेंस से छोटा ही होगा और डिस्टेंस से बराबर। डिस्टेंस से कभी बड़ा नहीं हो सकता है कि 5 मीटर डिस्टेंस किया और 15 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया, दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट में आते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, समझने के लिए हम दे दिए ताकि देखिएगा कैसा क्वेश्चन बनता है। एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक डायमीटर 200 मीटर। इसका डायमीटर दिया हुआ है, सपोज कीजिए, ठीक है, ये वाला डायमीटर दिया हुआ है 200 मीटर, तो रेडियस कितना हो गया, 100 मीटर हो गया, ठीक है भाई, इन 40 सेकेंड। अच्छा, इसको कवर कर लेता है कितना में भाई, 40 सेकेंड में कवर कर लेता है, मतलब एक राउंड लगा लेता है ये 40 सेकेंड में, ठीक है, 40 सेकेंड में। ओके, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड ऑल्सो द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 40 सेकेंड। तो हम पहले पता कर लेते हैं ना 2 मिनट 40 सेकेंड में कितना राउंड लगा, उसके बाद डिस्टेंस भी निकाल लेंगे, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लेंगे। तो 40 सेकेंड में एक राउंड जाता है, ठीक है, 2 मिनट 20 सेकेंड है, तो 2 मिनट 20 सेकेंड में कितना हो गया, 2 मिनट 20 सेकेंड में हो गया, इधर हो गया 60 और 60 120, 120 और 20 140 सेकेंड। 40 सेकेंड में जा रहा है एक रिवॉल्यूशन, तो 1 सेकेंड में कितना जाएगा, 1/40, और तो 140 में कितना जाएगा भाई, तो 1/40 और गुना 140, काटिए, 0 से 0, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, यानी कि 3.5
रोटेशन हो जाएगा, मतलब 3.5 चक्कर लगा लेगा, 3 चक्कर लगाएगा और फिर आधा चक्कर लगा लेगा। ये हो गया। हमसे पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस कितना कवर करेगा इतना टाइम में। अब हमको ये बताइए एक बार में वो कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 2πr के बराबर, क्योंकि क्या है हमारा सर्कुलर पाथ है और सर्कुलर पाथ का सरकमफेरेंस क्या होता है 2πr। तो 2 इंटू पाई और इंटू आर, तो 2 गुना पाई मेरा 100 है और इंटू सॉरी पाई 100 नहीं है, इसको मिटाओ, है ना 2πr, तो 2 लिख लेते हैं 2 और इंटू पाई को पाई रहने देते हैं, कैलकुलेशंस करने में आसान होगा। आर मेरा कितना है 100, यानी कि 200 पाई, यानी कि एक बार घूमता है तो वो 200 पाई लगाता है। तो 3.5 में करेगा तो कितना हो जाएगा, 3.5 कर देते हैं गुना, 35 दूना 70 हो गया, तो पॉइंट से हटा दिए 10 लग गया, 10 से 0, 35 दूना 70, 70 पर 1 शून्य 700 पाई, यानी कि ये कितना हो गया 700 पाई चल जा रहा है ये 3.5 चक्कर में। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 700 पाई, 700 और गुना 22/7, 7 से कट गया, ये 100 बार में ये हो गया 2200 मीटर, किलोमीटर जो भी होगा। तो 2200 मीटर चला गया, मीटर ये है ना, मीटर हाँ चलो 2200 मीटर ये चला गया कितना में, 3.5 चक्कर में लगा लिया वो। ठीक है, अब हमको बताना है क्या भाई, डिस्प्लेसमेंट। ये तो हो गया डिस्टेंस ना, ये तो डिस्टेंस निकल गया। अब हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। पहले पता करो 3.5 चक्कर। चलो सपोज कर लेते हैं यहाँ से चला, तो 1 चक्कर लगाया यहाँ पहुँच गया, 2 चक्कर लगाया यहाँ पहुँच गया, 3 चक्कर लगाया, अजीब हाल हो गया भाई। हाँ 1 चक्कर लगाया, चलिए फिर से चक्कर लगाते हैं हम लोग। 1 चक्कर लगाया यहाँ आ गया, 2 चक्कर लगाया यहाँ आ गया, 3 चक्कर लगाया यहाँ आ गया और 3.5 चक्कर लगाया यहाँ आ गया, यानी कि इनिशियल यहाँ था, अब रुका कहाँ, यहाँ पर फाइनल पहुँच के। तो ये कितना हो गया, यही ना फाइंड करना पड़ेगा, यही तो डिस्टेंस निकालना पड़ेगा हमको, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना था मेरा 200 मीटर ही तो डायमीटर था, तो डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना आ गया 200 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट मेरा 200 मीटर हो गया और डिस्टेंस मेरा कितना हो गया 2200 मीटर। ठीक है, ये तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, इसलिए हम ये क्वेश्चन डाल दिए कि क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। चलो भाई, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, आसान टॉपिक है, इसको भी देख लेते हैं। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन क्या है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर मान लीजिए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो हम बोलेंगे कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है। सपोज कीजिए यहाँ पर 0 से 10 सेकंड, 10 से 20 सेकंड, 20 से 30 सेकंड, ठीक है ना, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। ये 0 से 10 जाता है 10 मिनट 100 मीटर ट्रैवल करता है, 10 से 20 जाता है फिर 100 मीटर ट्रैवल करता है, 20 से 30 जाता है फिर 100 मीटर ट्रैवल करता है। तो ये क्या हो गया, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस तय कर रहा है, जिसके वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये कौन सा मोशन हो गया, यूनिफॉर्म मोशन हो गया। इजी है, जैसे एग्जांपल में वॉच का मोशन, रोटेशन ऑफ अर्थ, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ठीक है ना, टू बी प्रिसाइज नहीं बोल रहे हैं रिवोल्यूशन रोटेशन में, बट है तो वॉच का हो गया, रोटेशन ऑफ अर्थ हो गया, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ हो गया, ये सब क्या हो गया, ये सब सारा का सारा किस में हो गया हमारा, किस में हो गया यूनिफॉर्म मोशन में। क्लियर है, यूनिफॉर्म मोशन क्या हो गया, इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके भाई, अब आते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है अनइक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। समय का तो इंटरवल चलो ठीक है भाई कि 0 से 10 सेकंड, 10 से 20 सेकंड, 20 से 30 सेकंड ऐसे चल रहा है, बट डिस्टेंस क्या हो रहा है, अलग हो जा रहा है। देखो यहाँ से 0 से 10 में गया है कितना भाई 20 मीटर, अब 10 से 60 सेकंड के बीच में निकालते हैं तो 20 से 100 चला गया है, ठीक है ना, वो मतलब 50 सेकंड में कितना डिस्टेंस कर लिया, 80 मीटर तय कर लिया। फिर 60 से 75 हुआ तो यहाँ से 100 से 135 यानी कि 35 सेकंड है। तो मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में मेरा क्या है, टाइम तो मेरा जो जैसे है वैसे ही रहेगा, टाइम को तो हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, बट डिस्टेंस क्या हो गया, यहाँ पर छेड़छाड़ कर दिया गया, डिस्टेंस क्या हो गया, अलग थलग हो गया, डिस्टेंस कभी कम हो गया कभी ज़्यादा हो गया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो वो क्या हो गया भाई, तो हम उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे एग्जाम्पल में ट्रेन स्टार्ट होता है, धीरे धीरे स्पीड पकड़ता है, फिर कम हो जाता है, फिर बढ़ता है, फिर कम हो जाता है, ठीक है। फ्रीली फॉलिंग बॉडी जब बॉडी को नीचे से ऊपर फेंका जाता है तो जैसे जैसे ऊपर जाता है उसका स्पीड क्या होता है, कम हो जाता है। फिर ऊपर से जब गिरना स्टार्ट होता है, जैसे जैसे धरती के नज़दीक आता है स्पीड उसका बढ़ जाता है, तो कम ज़्यादा ये सब चीज़ होते रहता है। तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी हो गया। व्हेन ब्रेक्स अप्लाई टू अ कार, जब कार चल रहा होता है, जब ब्रेक अप्लाई करता है तो वो धीरे धीरे ऐसा थोड़ी होता है एकदम पावर ब्रेक लगा एकदम एट इंस्टेंट ऑफ टाइम वहीं पर रुक गया, ऐसा तो होता नहीं है नॉर्मली, ठीक है ना, गाड़ी स्किड करता है।
तो क्या होता है भाई कि जहाँ ब्रेक लगा तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे स्पीड कम होता है। ट्रेन में भी होता है नॉर्मली। हाँ, कुछ कुछ गाड़ी में है कि भाई एक जगह खड़ा होता है, बट उतना भी नहीं होता है, कुछ ना कुछ एरर आता ही आ रहा है। सिंपल पेंडुलम देख लो। सिंपल पेंडुलम अगर एक बार हम लोग छोड़ देते हैं, अगर सपोज कर लो ऐसा है और यहाँ है ऐसा है, एक बार हम लोग यहाँ से ला के छोड़ दिए तो ये धीरे 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 ऐसे ऐसे होता है, बस कम पर होके रुक जाता है। तो वो भी क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कॉन्सेप्ट आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए भाई आगे देख लेते हैं स्पीड क्या होता है ना। स्पीड का डेफिनेशन क्या है, तो स्पीड का डेफिनेशन होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, जहाँ पर यूनिट आए वहाँ बाई में टाइम लगा दीजिए, सीधा फॉर्मूला है ना। जहाँ पर यूनिट टाइम आए वहाँ पर बाई में क्या लगा दीजिए, टाइम लगा दीजिए। तो फॉर्मूला मेरा क्या बन जाएगा भाई, तो फॉर्मूला मेरा बन जाएगा डिस्टेंस पर यूनिट टाइम का यानी कि स्पीड का फॉर्मूला बन जाएगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, है ना, अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही मेरा फॉर्मूला। तो डिस्टेंस भी निकल जाएगा इससे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और फिर टाइम भी निकल जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, ठीक है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये चीज़ हो गया, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अगर स्पीड का यूनिट, अगर यूनिट निकालना है, यूनिट ऑफ स्पीड क्या होगा भाई। अच्छा, स्पीड क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। स्पीड क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, स्केलर क्वांटिटी होता है। यूनिट ऑफ स्पीड कितना होगा, यूनिट अगर देखते हैं हम लोग तो यूनिट क्या बनेगा भाई, हम लोग का यूनिट बन जाएगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर में और टाइम को मेजर करते हैं हम लोग किसमें, सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड हो गया, तो मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं और या तो मीटर सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। ये तो था एसआई यूनिट। अगर सीजीएस में देखते हैं तो सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स में ये हो गया सीजीएस यूनिट। तो ध्यान में रखना है ये सब सारा चीज़, यूनिट कैसे फाइंड हो रहा है, फॉर्मूला आपको याद रहेगा, आप आसानी से यूनिट फाइंड कर लोगे। ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है स्पीड। चलिए एवरेज स्पीड में आते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई टोटल टाइम। जितना भी डिस्टेंस कवर्ड किया वो टोटल और बाई टोटल टाइम। अगर हम लोग डिवाइड दे देते हैं, मीन नहीं बोल सकते, डिवाइड दे देते हैं टोटल टाइम से। हाँ, बशर्ते कि आपको टोटल डिस्टेंस पता होना चाहिए, टोटल टाइम पता होना चाहिए, नहीं तो कंडीशंस के बेसिस पर हम लोग को फाइंड करना होता है। बट फॉर्मूला तो हम लोग यही लगा सकते हैं। और इसका मेरा यूनिट क्या हो जाएगा, तो ये भी तो एक काइंड ऑफ स्पीड ही है, तो इसका भी यूनिट कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड और मीटर सेकेंड इनवर्स। चलो भाई यहाँ पर एक चीज़ है लिखा हुआ, क्या है वो देख लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट टू मेजर डिस्टेंस, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट क्या होता है भाई, तो बाइक वगैरह में क्या लगा हुआ होता है, ओडोमीटर, है ना, ओडोमीटर। ओडोमीटर जो लगा होता है ना, वो क्या होता है ना, बाइक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसको उसका पता करता है। तो ओडोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट होता है। इंस्ट्रूमेंट टू मेजर स्पीड, अगर स्पीड को मेजर करना होता है तो वो स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर लगाया जाता है। बाइक वगैरह में, कार्स वगैरह में स्पीडोमीटर लगा हुआ होता है। क्लियर हो गया, तो स्पीड और एवरेज स्पीड आपको पता चल गया। नेक्स्ट में आते हैं वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब डिस्प्लेसमेंट बोलिए वो टाइप ऑफ डिस्टेंस ही है, तो हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना होता है न्यूमेरिकल बनाने में। बट अगर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट, अगर डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट ही हम लोग यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, वेलोसिटी का इज इक्वल टू, वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, काइंड ऑफ डिस्टेंस है, तो ये भी मेरा डिस्टेंस भी लेंथ में मेजर हो जाता है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट मेरा मेजर हो गया। ठीक है, वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का भी मेरा यूनिट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट है जो डिस्टेंस का टाइप है, तो डिस्टेंस मेरा क्या होता है, मीटर में होता है, और ये मेरा सेकंड में होता है, तो मीटर पर सेकंड बोल लीजिए या तो मीटर सेकंड इनवर्स बोल लीजिए। क्लियर हो गया। वेरिएबल वेलोसिटी क्या होगा, वेरिएबल वेलोसिटी हो गया क्या कि जैसे टाइम चेंज हो रहा है और वेलोसिटी में भी चेंजेस आ रहा है ना। अभी गाड़ी चल रहा होगा मान लीजिए 5 किलोमीटर पर आवर, फिर अचानक से चेंज हो गया 10 किलोमीटर पर आवर, फिर थोड़ा सा कम हो गया, फिर ज़्यादा हो गया। जैसे ट्रैफिक में हम लोग जब गाड़ी चलाते हैं तो वहाँ हमारा वेलोसिटी क्या होता है, घटते बढ़ते रहता है ना, ऊपर नीचे होते रहता है, तो वो हो गया हमारा क्या, वेरिएबल वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या हो गया, बॉडी ट्रैवलिंग एट कांस्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी तभी पॉसिबल है जब कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा हो, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा हो कांस्टेंट स्पीड से। अगर कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है तो बोलेंगे कि वो बॉडी क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में
है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी बेंडिंग आएगा ना तो गाड़ी को थोड़ा सा तो स्पीड वेलोसिटी अपना कम करना ही पड़ेगा। तो कम हुआ इसका मतलब कि वो यूनिफॉर्म नहीं रह गया, कम से फिर ज़्यादा होगा तो नॉन यूनिफॉर्म हो गया। यूनिफॉर्म करने का मतलब एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इक्वल, हमेशा इक्वल होना चाहिए। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का बात करते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या है भाई? तो एवरेज मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। सिंपल है, अगर एवरेज वेलोसिटी और ये डायरेक्शन बेस्ड होता है तो हम लोग क्या फॉर्मूला लिख लेते हैं, जो भी फाइनल वेलोसिटी होता है, फाइनल वेलोसिटी को अगर मान लेते हैं हम लोग फाइनल वेलोसिटी ऐसे लिख देते हैं और माइनस इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी प्लस है इनिशियल वेलोसिटी और बाई क्या करेंगे 2, सीधा मीन फाइंड कर देंगे। जो भी फाइनल वेलोसिटी रहेगा 100 और इनिशियल वेलोसिटी रहेगा तो दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, मेरा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला जो भी कैलकुलेशंस होगा आंसर होगा वो आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट में आते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है चलिए समझ लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? इसको हिंदी में त्वरण बोलते हैं, है ना। जैसे स्पीड को क्या बोलते हैं? स्पीड को हम लोग वेलोसिटी को वेग बोलते हैं, स्पीड को हिंदी में क्या बोलते हैं ध्यान नहीं है मेरे को, है ना। समय चाल, स्पीड को चाल बोलते हैं, हाँ स्पीड को चाल बोलते हैं और वेलोसिटी को वेग बोलते हैं। चलिए कितना ध्यान रखना पड़ता है। चलो एक्सेलरेशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इट्स एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अब देखो यहाँ पर चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? चेंज ऑफ वेलोसिटी कहने का मतलब इनिशियली कुछ मेरा वेलोसिटी था, जैसे मान लेते हैं v, और फाइनली कुछ वेलोसिटी नहीं, सॉरी इनिशियली को हम लोग v नहीं मानते हैं, इनिशियली कुछ वेलोसिटी मेरा u है और फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं मेरा v है। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया? तो चेंज इन वेलोसिटी जो होगा, चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा भाई? तो v और माइनस u, बशर्ते कि v मेरा ग्रेटर हो u से, ठीक है, v माइनस u। तो चेंज इन वेलोसिटी हो गया और पर यूनिट टाइम बोल रहा है तो बाई टाइम तो लगाएगा। तो एक्सेलरेशन का सीधा फॉर्मूला मेरा क्या हो गया? चेंज इन वेलोसिटी यानी कि v माइनस यू अपॉन टाइम, यानी कि v माइनस यू को अगर सॉल्व करते हैं तो हमको तो मिलेगा वही ना, या तो स्पीड वेलोसिटी, तो इसको सीधा वेलोसिटी बोल सकते हैं। तो वेलोसिटी हो गया इधर और बाई टाइम हो गया, है ना। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम भी बोल सकते हैं, बट ये वेलोसिटी क्या होगा? ये चेंज दिखाएगा, चेंज इन वेलोसिटी दिखाएगा, ध्यान में रखना होगा, v माइनस यू बाई टी। और यहीं से फिर हमारा एक तो फॉर्मूला भी आगे जब इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे उसमें ये काम आ जाता है। ठीक है, एक्सेलरेशन का यूनिट देखते हैं। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन देख लेते हैं। तो वेलोसिटी का यूनिट कितना पढ़े हम लोग भाई? तो मीटर सेकेंड इनवर्स, और टाइम तो मेरा सेकेंड होता ही है, तो मीटर सेकेंड इनवर्स, नीचे से और एक माइनस जा रहा है तो सेकेंड इनवर्स 2 हो गया, तो मीटर सेकेंड इनवर्स 2 हो गया। अगर सीजीएस में देखते हैं तो सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स 2 हो गया। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। एक चीज़ हम बताना भूल गए स्पीड एंड वेलोसिटी में। जैसे मान लीजिए कोई भी बॉडी का स्पीड दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर, उसको मीटर पर सेकेंड में लाना है, तो कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग? तो अगर आपको कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है और उसको कन्वर्ट करना है किस में? किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में। तो मीटर पर सेकेंड को क्या कीजिए ना, आप सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना? 18/5 से। ठीक है, 18/5 से। और इसी का ठीक उल्टा कर दीजिए, अगर किलोमीटर, ठीक है ना, किलोमीटर पर आवर से आपको अगर मीटर पर सेकंड में लाना है तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना? 5/18 से, 5/18 से, यानी कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में लाने के लिए 18/5 से और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लाने के लिए 5/18 से। अब ये 18/5 5/18 कैसे ट्रिक है, कैसे आया ये भी हम बता देते हैं। ठीक है, वो भी आप जान ही लीजिए, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। कैसे आया? देखिए, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में लाना है ना। तो एक मीटर में कितना किलोमीटर होगा? हम बात करते हैं सबसे पहले किलोमीटर को मीटर पर सेकंड के लिए। देखिए, किलोमीटर है और पर आवर है, किलोमीटर आवर है, यहाँ पर हम बना दें, कहाँ पर बना दें? यहाँ पर बना दें। किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में लाना है, तो 1 किलोमीटर में कितना हो गया? 1000 मीटर हो गया। और 1 आवर में कितना सेकेंड हो गया? 1 आवर में होता है 3600 सेकेंड, है ना, सेकेंड। तो ये तो मीटर पर सेकंड में आ गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अगर हम 2 से काटते हैं, 20 से काटते हैं तो 20 × 5 100 हो गया और 20 × 18 इतना हो गया, तो 5/18 मीटर पर सेकंड आ गया ना।
उसी तरीके से मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में भी लाया जा सकता है उसका, ठीक है, वाइस वर्सा। ठीक, तो ध्यान में रखिएगा, ये ट्रिक आपके लिए काम आएगा। ओके, एक्सेलरेशन हो गया, हमारा फॉर्मूला भी देख लिए, उससे रिलेटेड यूनिट भी देख लिए, फॉर्मूला सब देख लिए, सब सिंपल। चलिए आगे आते हैं, रिटार्डेशन और निगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है। रिटार्डेशन और निगेटिव एक्सेलरेशन, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेज विथ टाइम, जब किसी भी बॉडी का वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होता है तो हम बोलते हैं कि क्या हो गया, अब उसमें निगेटिव एक्सेलरेशन आ गया। दैट मीन्स कि फाइनल वेलोसिटी कुछ और था, इनिशियल वेलोसिटी उससे बड़ा हो गया, है ना। इनिशियली कुछ और था, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो हो गया। अगर इनिशियल, यानी कि ये रिटार्डेशन वाला केस कब होगा ना, ये तभी होगा जब इनिशियल वेलोसिटी ग्रेटर हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी से, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी ग्रेटर हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी से, यानी कि मान लीजिए u हो जाता है मेरा 15 मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी फाइनल मेरा हो जाता है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी मेरा 10 मीटर पर सेकेंड, इनिशियली 15 था और वो धीरे धीरे कम होते 10 मीटर पर आ गया। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, v माइनस यू, यानी कि 10 माइनस 15, और अपॉन टाइम अगर मान लेते हैं, इस केस में दिया हुआ है 5 सेकेंड, तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -5/5, यानी कि ये -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो माइनस में आ गया। तो ये ध्यान में रखिएगा कि जब u इज ग्रेटर देन v, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन फाइनल वेलोसिटी, u को क्या बोलते हैं हम लोग, इनिशियल बोलते हैं, ठीक है, इनिशियल बोलते हैं, और v को क्या बोलते हैं हम लोग, फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो जब इनिशियल वेलोसिटी बड़ा हो जाता है फाइनल वेलोसिटी से तो रिटार्डेशन होता है। रिटार्डेशन को ही हम लोग निगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। एग्जांपल में बोल सकते हैं क्या भाई, कि जब गाड़ी चलाते चलाते हम लोग ब्रेक लगाते, तो ब्रेक लगाते तो धीरे 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 बॉडी कम हो जाता है, उसका स्पीड कम होता है, तो वो रिटार्डेशन का फेज होता है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन सिंपल है, जब v इज ग्रेटर देन u हो जाता है, ठीक है ना, जब फाइनल वेलोसिटी बड़ा हो जाता है इनिशियल वेलोसिटी से, तो मेरा क्या हो जाता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज विथ टाइम, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, अभी 5 किलोमीटर पर आवर है, फिर 10 किलोमीटर पर आवर हो गया, फिर 15 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो स्टार्टिंग में 5 था, 15 हो गया, तो 15 माइनस 5 कितना हो गया, 15 माइनस 5 10 हो गया। अब 10 बाई समथिंग कुछ भी करेंगे तो मेरा आएगा तो ये पॉजिटिव में ही, इसलिए इसको हम लोग बोले हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो ये ध्यान में रखना होगा आपको कि रिटार्डेशन कब हो रहा है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब हो रहा है, निगेटिव एक्सेलरेशन कब हो रहा है, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या होता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहने का मतलब हो गया, अगर कोई भी बॉडी, ठीक है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी कि उसके वेलोसिटी में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है, ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है, इसका मतलब कि वो बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मूव कर रहा है। एक्सेलरेशन उसका एकदम यूनिफॉर्म रहेगा, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। एक और चीज़ हम देख लेते हैं, थोड़ा सा कहीं छूट ना जाए, एग्जाम्पल क्योंकि अगर छूट जाएगा तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। हाँ, चलिए एक और कंडीशन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, क्या हो जाएगा भाई, कि जब इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल टाइम, यानी कि क्या हो रहा है कि अगर इक्वल टाइम में इक्वल इंटरवल ऑफ वेलोसिटी में वो इंक्रीमेंट लेकर आ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे क्या हो जाएगा, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। क्लियर है। तो ध्यान में रखिएगा कि अगर टाइम बढ़ रहा है, ठीक है ना, और इक्वल अमाउंट में टाइम बढ़ रहा है और इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रहा है, तो हम बोलेंगे क्या हो रहा है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन तब होगा जब वेलोसिटी इक्वल टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वली बढ़ता चला जाएगा और चेंजेस होता चला जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में इक्वली नहीं मूव करेगा, कभी वेलोसिटी कुछ हो गया, कभी वेलोसिटी कुछ हो गया, कभी ज़्यादा हो गया, कभी कम हो गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और वेरिएबल एक्सेलरेशन में है। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी चेंज बाय अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है ना, अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल टाइम, यानी कि इक्वल टाइम है, ठीक है ना, इक्वल टाइम है, बट जो चेंजेस आ रहा है, ठीक है ना, वो चेंजेस, जो पोजीशन का चेंजेस आ रहा है वो अनइक्वल हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो कर रहा है। और इसमें क्या था, इसमें इक्वल टाइम था, ठीक है,
इक्वल टाइम था, और इसमें इक्वल टाइम और इक्वल क्या था, इक्वल चेंजेस था। चेंजेस भी मेरा क्या हो रहा था, इसमें इक्वल हो रहा था, तो हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक, चलिए भाई ये तो हो गया। अब आते हैं ग्राफ में। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म हो गया, और कुछ बचा है क्या इधर, नहीं। चलिए ग्राफ समझ लेते हैं। ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में दे देता है ग्राफ चूज करने के लिए। चलो ये देख लेते हैं। एक सेकंड। ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यहाँ पर डिस्टेंस दिया हुआ है और यहाँ पर टाइम दिया हुआ है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन मिल रहा है तो आपको ध्यान में रखना होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जैसे जैसे मेरा टाइम बढ़ा वैसे वैसे मेरा डिस्टेंस भी बढ़ा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये क्या हो रहा है, ये जो वेलोसिटी इंक्रीमेंट में है, यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन में है। यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म मोशन। हाँ, यूनिफॉर्म स्पीड में है। ठीक है, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ हम लोग को क्या देता है, वो स्पीड देता है। डिस्टेंस और टाइम हम लोग को क्या देता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप, इसको क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हम लोग को क्या फाइंड करके देता है, वो स्पीड फाइंड करके देता है। तो इसमें हमारा स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये वाला चीज़ लिख देते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर है। चलिए भाई इसमें देख लेते डिस्टेंस और टाइम यहाँ पर है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए पहले जा रहा है ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इसे, तो ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म, है ना, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक, ये हो गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ। फिर है, और इसमें क्या आ रहा है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, टाइम चेंज, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, एक ही समय पर दो बॉडी कैसे पहुंच सकता है। हो सकता है कि चलो ठीक है वो वॉर्म होल है, क्वांटम मैकेनिक्स है, चाहे और भी अलग अलग, लेकिन यहाँ अगर थ्योरी में देखते हैं तो एक ही समय पर दो जगह आदमी नहीं पहुंच सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई, ये कौन सा सिचुएशन है, ये रेस्ट वाला सिचुएशन है। ठीक है ना, समय बढ़ता गया लेकिन डिस्टेंस क्या हो सकता है, ये क्या बोल सकते हैं इसको, डिस्टेंस कुछ नहीं बढ़ रहा है, डिस्टेंस जैसा है जिस जगह पर है उसी जगह पर है, स्ट्रेट लाइन चलता गया, बट टाइम बढ़ता चला गया। तो बॉडी क्या चीज़ में हो गया, रेस्ट में हो गया। अगर इसी को वर्टिकली अगर हम ऐसे बना देते हैं तो वो वाला केस बन जाता कि एक ही समय में दो जगह इंसान नहीं जा सकता है। तो ये चीज़ तो हम लोग को जानना नहीं है, इसको हटा दीजिए। चलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग को क्या देगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के जो स्लोप का जो एरिया जो होता है ना, वो हम लोग को डिस्प्लेसमेंट देता है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप एरिया होता है वो हम लोग को क्या देता है भाई, एरिया देता है। तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसमें क्या हो रहा है भाई, तो देखिए तो वेलोसिटी मतलब अभी भी समय चेंज हुआ है, बट वेलोसिटी क्या है, जैसा है वैसे ही शुरुआत से है, यहीं पर है फिर यहीं पर है। देख लीजिए वेलोसिटी में कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है, समय में चेंजेस हो रहा है, समय चेंज हो गया, समय चेंज हो गया, बट वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो हम बोल सकते हैं क्या कि ये कौन सा वेलोसिटी हो गया, ये कॉन्स्टेंट वेलोसिटी हो गया, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, चलो भाई इसमें क्या हो रहा है भाई, तो इसमें क्या हो रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में चेंजेस क्या हो रहा है, देख लो इसमें नहीं हो रहा। तो इसमें हम लोग बोल सकते, इसमें भी हो रहा है, इसमें क्या बोल सकते हैं, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में चल रहा है, क्योंकि वेलोसिटी जैसे जैसे बढ़ा वैसे वैसे टाइम भी बढ़ा, जैसे जैसे टाइम बढ़ा वैसे वैसे वेलोसिटी भी बढ़ा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म, ठीक है, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसमें क्या है, इसमें भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, बट ऑब्जेक्ट जो है ना रेस्ट में नहीं है, रेस्ट से परे है, यानी कि रेस्ट से आगे है। मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट नहीं है, तो यहाँ लिख सकते हैं नॉट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, बट ये चल रहा है क्या, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखिए ग्राफ बहुत टाइप का बन सकता है, जैसा है इमेजिनेशन दिमाग पर इससे क्वेश्चंस बनता है, वो क्लास 10th 9th में सब पढ़ते थे ना, वो चीज़ है, बट हम लोग को जो जानना था वो जान लेते हैं। चलिए एक स्लाइड और है ग्राफ में, उसको भी जान लेते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इसमें क्या हो रहा है, देखिए वेलोसिटी क्या हो रहा है, धीरे 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 कम होता आ गया, तो कम होता चला गया, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, इसमें रिटार्डेशन हो रहा है, यानी कि निगेटिव एक्सेलरेशन।
है ना, नेगेटिव एक्सेलरेशन, धीरे धीरे कम हो जा रहा है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसमें क्या हो रहा है, ये इंक्रीजिंगली हो रहा है बट नॉन यूनिफॉर्म हो रहा है ना। वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है बट नॉन यूनिफॉर्मली, पहले कम था उसके बाद अचानक से क्या बोलते हैं उसको, स्पाइक मार दिया है, ठीक है ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है बट ये इसमें क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज नॉन यूनिफॉर्मली, ठीक है ना। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इंक्रीमेंट हो गया, है ना, नॉन यूनिफॉर्म बोल सकते हैं, ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीमेंट, ठीक है। चलो भाई, इसमें नॉन यूनिफॉर्म बोल सकते हैं, वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, ओके। ये क्या हो रहा है, ये इसमें चल रहा है भाई, तो जिगजैग लाइन में चल रहा है, तो ये हो गया कभी इंक्रीज कर रहा है, कभी डिक्रीज कर रहा है, कभी इंक्रीज कर रहा है, कभी डिक्रीज कर रहा है, तो नॉन यूनिफॉर्म ही हो गया, कभी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, और कभी डिक्रीज कर रहा है। चलो भाई, ये हो गया, इसमें इंक्रीज कर रहा है वन स्टेप बाय स्टेप वाइज ये इंक्रीज करते चला जा रहा है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, स्टेप वाइज इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है ना, अप साइड, ठीक है, अप साइड है, इंक्रीमेंट हो रहा है। इसमें स्टेप वाइज डाउन साइड आ रहा है, इसमें डाउन साइड हो गया, ठीक है, ये चीज़ हो गया। इसमें देखिए, पहले बॉडी वेलोसिटी इंक्रीज किया, फिर उसके बाद जीरो पर रहा, यानी कि वेलोसिटी एक्सेलरेटेड रहा, जैसे चल रहा था वैसे चलते चला गया, उसके बाद डिक्रीज हो गया, तो यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ, यानी कि अप हुआ। यहाँ पर क्या हो गया, वेलोसिटी जब स्ट्रेट लाइन में रहता है तो जो क्या होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी रहता है, तो यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी हो गया, और फिर यहाँ पर रिटार्डेशन हो गया, यहाँ पर एक्सेलरेशन था, यहाँ पर रिटार्डेशन, यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी जब होता है तो वहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, जीरो होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, समझ लीजिए वहाँ एक्सेलरेशन जीरो है, कोई भी तरह का एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। इसको भी हम प्रूफ करके दे सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर बनाते हैं, वेलोसिटी मेरा क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि वी भी मेरा अगर मान लीजिए 15 है, तो यू भी मेरा 15 है, तो 15 माइनस 15 और अपॉन टाइम, मान लीजिए टाइम है मेरा 5, तो 5 कर देते हैं तो 0.5 हो जाता है, दैट इज जीरो, तो एक्सेलरेशन मेरा क्या आ गया, जीरो ही आ गया। तो जब वेलोसिटी मेरा कांस्टेंट हो गया तो मेरा एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। छोटा छोटा चीज़ है, ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पर वेलोसिटी पहले क्या हो रहा है, रिटार्डेड हो रहा है, फिर एक टाइम पर रुक जा रहा है, फिर बढ़ रहा है, तो ये कौन सा केस में आता है, ये बाउंसिंग ऑफ बॉल जो होता है ना, उस केस में ऐसा देखने को मिलता है, बाउंसिंग ऑफ बॉल में, ठीक है। पहले ऊपर से कम हुआ, नीचे आया, फिर रेस्ट में आया, फिर ऊपर पटका कर फिर से बाउंस कर गया, तो ऐसा कुछ होता है। तो इतना सारा ग्राफ आपको समझा दिए, आई होप कि आपको ये ग्राफ समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा आसानी से बन जाएगा। हम लोग क्वेश्चंस को भी बनाएंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलो भाई, इक्वेशन ऑफ मोशन में आते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन भी अच्छा चीज़ है, चलिए समझते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है। देखिए, मोशन को फाइंड करने के लिए ना हम लोग कुछ इक्वेशंस को पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग को पढ़ना होता है 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन होता है क्या भाई, तो v इज इक्वल टू यू और प्लस ए टी, ठीक है ना। एक्चुअली ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला से निकल के आया है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन टाइम, ठीक है ना। तो ये ए टी गुना हो जाता है, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, और v इज इक्वल टू यू और प्लस ए टी हम लोग लिख देते हैं। यहीं से मेरा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाता है, ठीक है। जहां मेरा v क्या है, ये मेरा फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। u मेरा क्या है, ये मेरा इनिशियल वेलोसिटी है, a मेरा क्या है, एक्सेलरेशन है, t मेरा क्या है, टाइम है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलो, दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है, दैट इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इससे भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है ना। अगर कोई भी बॉडी, ठीक है, अच्छा इसको हम लोग तीसरा पढ़ लेने के बाद बना लेंगे। और तीसरा होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। ये 3 इक्वेशन है, आपको ध्यान में रखना होगा। अब अगर सपोज कर लीजिए कोई भी बॉडी इनिशियली रेस्ट में है, u इज इक्वल टू 0 है, तब मेरा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, तो सीधा पुट कर दीजिए। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा v इज इक्वल टू ए टी, क्योंकि u तो खत्म हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि u तो पहले ही उड़ गया। और तीसरा क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, क्योंकि u स्क्वायर उड़ चुका है,
ठीक है। तो अगर इनिशियली कोई बॉडी जीरो पर है, इनिशियली अगर इनिशियल वेलोसिटी उसका जीरो है, तो हम लोग बोलेंगे क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन मेरा थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, ये इक्वेशन ऑफ मोशन ही 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, हम लोग को डेरिवेशन वगैरह पढ़ना नहीं है, डेरिवेशन थोड़े से पूछेगा हम लोग से, सब 9th-10th के लिए था। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हैं हम लोग। चलिए भाई, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। जब भी कोई बॉडी, ठीक है, यहाँ पर है, जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्मली, मतलब यूनिफॉर्म बोल सकते हैं, सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होता है, ठीक है, सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होता है। व्हेन अ स्मॉल बॉडी ऑफ अ पार्टिकल, बॉडी और पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विथ ए कांस्टेंट स्पीड, अगर कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रहा है, देन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। अगर कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रहा है तो, और सर्कुलर मोशन में कर रहा है तो वो कॉन्स्टेंटली स्पीड में ही मूव करता रहता है। जैसे एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारा है। एग्जाम्पल क्या क्या है भाई, रोटेशन ऑफ अर्थ है ना, मतलब चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, टॉप घूम रहा है, हाथ में हम लोग क्या करते हैं ना, पत्थर बांध लेते हैं और घुमाते हैं, ठीक है ना, तो घुमाते हैं, तो ऐसा ऐसे घूमते रहता है, तो वो क्या हो गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जानने का बात इसमें यह है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है ना, वो उसका टेंजेंट चलता है। तो टेंजेंट कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर टाइम पर है तो उसका टेंजेंट निकाल लीजिए, यहाँ पर है तो ऐसे निकाल लीजिए, यहाँ पर है तो ऐसे निकाल लीजिए, यहाँ पर है ऐसे निकाल लीजिए, यहाँ पर है ऐसे निकाल लीजिए, ठीक है, ये ऐसे चलते जाता है, तो ये टेंजेंट कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको अगर मान लीजिए ऐसा निकल रहा है तो इसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर मोशन में जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है वो टेंजेंशियली होता है। ध्यान में रखिएगा, क्या होता है, टेंजेंशियली, टेंजेंट्स, ठीक है, ये होता है। स्पीड ऑफ बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, स्पीड ऑफ बॉडी अगर निकालना होता है, सपोज कर लीजिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमको स्पीड निकालना है किसी भी बॉडी का, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, चलिए भाई देखते हैं। तो हाँ, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हम लोग डिस्टेंस का बात कर रहे हैं सर्कुलर मोशन में, तो डिस्टेंस कितना होता है, 2πr और अपॉन टाइम, तो यही तो हो गया ना हमारा स्पीड इज इक्वल टू, तो स्पीड इज इक्वल टू 2πr/t, चाहे 2/t πr, चाहे 2πr/t, कुछ भी बोल लीजिए, 2πr/t, ठीक है, और यूनिट तो वही रहेगा। तो ध्यान में रखना है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग क्या पढ़े भाई, कि उसका जो मोशन का जो डायरेक्शन होता है ना, वो क्या होता है, टेंजेंशियली होता है, ठीक है। चलिए भाई, हो खत्म, वाह। तो फाइनली हम लोग का मोशन चैप्टर भी खत्म हो गया। ओके, तो आई होप कि आपको मोशन चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब जैसा हम बोले थे वैसा हुआ या नहीं हुआ, आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या आपका पूरा का पूरा मोशन का मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, वो आप मेरे को कमेंट में लिख कर बताइए। जो लिख सकते हैं लिखिए, आपके लिए ही कमेंट है, अच्छा बुरा जो लिख सकते हैं वो लिखिए, सबका वेलकम है, ठीक है, जैसा चाहिए वैसा लिखिए, ठीक है। चलिए भाई, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छा लगा होगा, अगर आपको लगता है कि आपका सब्सक्रिप्शन, आपका सब्सक्राइब हम डिज़र्व करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिएगा दोस्तों तक भी, ताकि उनको भी कुछ कंटेंट मिल जाए, ठीक है। आप लोग वीडियो देख लेते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, शेयर नहीं करते, वो भी कर दीजिए, है ना। चलिए, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिजिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, लॉज, है ना, लॉज ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, फोर्स पढ़ेंगे और लॉज ऑफ मोशंस पढ़ेंगे, ठीक है। उसको भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आसान से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, ताकि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।